अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक हफ्ते तक नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला मुल्क के सियासी और कानूनी मंजरनामे पर छाया रहा और फिर एक हफ्ते के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुकूमती शराइत थी उनको ख़त्म किया और एक बयान हल्फी लेकर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत इसे अपनी जीत करार दे रही है और ओपोजिशन इसे अपनी जीत करार दे रही है, लेकिन शेख रशीद साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अदालती फैसले से दोनों जमातों की इज्जत रह गई। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब कल एयर एम्बुलेंस में रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने भी अपनी कानूनी टीम को लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इस फैसले का जायज़ा लेने के अहकामात जारी किए हैं और कल जो काबीना का इजलास होने जा रहा है इस पर गौर होगा कि हुकूमत जो है ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी। ये भी खबरें हैं कि कुछ हुकूमती वुज़रा ये चाहते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है इस फैसले को चैलेंज किया जाए, जबकि कुछ की राय ये है कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर जाने देना चाहिए था और जाने दिया जाए और अदालती जो फैसला है इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। मतलब ये कि इस फैसले को चैलेंज ना किया जाए। सवाल यह है कि अगर हुकूमत इस फैसले को अपनी जीत समझ रही है तो फिर इसे चैलेंज करने का क्यों सोच रही है, फिर क्यों इस पर गौर व फिक्र करना चाहती है। क्या तहरीक इंसाफ करप्शन करने वालों के खिलाफ जो इनका एक सख्त बयानिया था, एक सख्त मौक़िफ़ था, क्या उसकी वजह से अब मुश्किल में फंसी हुई है कि अपने वोटर को, सपोर्टर को क्या जवाब देंगे कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनको कैसे मुतमईन करेंगे। अहम सवाल ये है कि नवाज शरीफ के जाने के बाद भी क्या मरियम नवाज जो हैं ये खामोश रहेंगी जैसा कि अब भी हैं। और फिर एक और हकीकत ये भी है कि जब 2000 में नवाज शरीफ यहाँ से गए थे तो नून लीग की जो अक्सरियत थी वो काफ लीग में चली गई थी, लेकिन अब की बार तो नवाज शरीफ सिर्फ इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 से 7 महीने का अरसा लग सकता है और शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ होंगे। तो फिर ऐसे में जो पार्टी के मामलात हैं वो कैसे चलेंगे, कौन चलाएगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के हिमायती और मौलाना के धरने में सालिसी का अहम किरदार अदा करने में काफ़ी मुतहरिक नजर आने वाले हुकूमत इत्तेहादी काफ लीग के बारे में बहुत दिनों से चेमगोइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत और इनके दरमियान एक खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और अब नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिला है उसके बाद ये बातें अब ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं कि जरदारी साहब की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें भी ऐसा रिलीफ मिलना चाहिए। वो भी अपनी मर्ज़ी का इलाज जो है उन्हें भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो कराची से कराएँ या बैरून मुल्क जाना चाहें, वहाँ बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ भी होना चाहिए। इस पर मैं बात करने जा रही हूँ सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, माहिर कानून चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। ठीक है आप? खैरियत है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गैर मशरूत इजाज़त नवाज शरीफ साहब को जो दी, हुकूमत इसे अपनी जीत कह रही है, नून लीग इसे अपनी जीत कह रही है। हुकूमत ने तो 7 अरब की इंडेमनिटी बॉन्ड की एक शर्त रखी थी, लेकिन मामला ख़त्म हुआ एक हलफनामे पर। अंडरटेकिंग दी शहबाज शरीफ साहब ने भी दी, नवाज शरीफ साहब ने भी दी। ऐसी अंडरटेकिंग हुकूमत नहीं ले सकती थी, या आपके ख्याल में वो जो इंडेमनिटी बॉन्ड की सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा मजबूत समझ रही थी? इसमें शायद बुनियादी बात यह है कि ये दो चीज़ों को कंफ्यूज किया जा रहा है। इन दो चीज़ों को, दो कॉन्सेप्ट्स को अलहदा तरह देखना चाहिए। एक है ज़मानत जो अदालत लेती है, हाँ। एक है ECL पे कोई शर्त अगर गवर्नमेंट लगाना चाहती है, वो गवर्नमेंट लगा रही है। अब ज़मानत जो है जो अदालत लेती है वो ज़मानत इस बात की लेती है कि भाई साहब ये वक्तन फ़वक्तन मुकदमा आपका मुलतवी होता रहेगा और डेट्स पड़ती रहेंगी। आपको आज हम ज़मानत दे रहे हैं पर आपके 2 जामिन जो हैं 1-1 करोड़ रुपए का ज़मानतनामे जमा कराएंगे। इन दोनों को 1-1 करोड़ रुपया जुर्माना हो जाएगा अगर आप किसी तारीख़ पर पेश ना हुए। ठीक है। उन तारीख़ों के दरमियान आप पिंडी रहें, पिंडी भटिया रहें, कराची रहें, लाहौर रहें, पेशावर रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें, ये आपकी मर्जी है। तारीख पे ये 2 जामिन है, आपने यहाँ आना है। ठीक है। अदालत ने सिर्फ ये एक तरह अश्योर करना है। ठीक है। और ये उन्होंने इस बात की ज़मानत लेनी है उस शख्स से कि वो पेश होता रहेगा। ठीक है। वो अदालत ने ले ली हुई है इस मामले, इस कि 4 या 6 हफ्ते की जो छूट दी 8 हफ्ते की, उसमें ज़मानत ली है कि वो वापस फ़लाँ तारीख़ पे आ जाएंगे 8 हफ्ते। अब रही बात ECL की, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल
लिस्ट की। एग्ज़िट कंट्रोल पे खालिसतन हुकूमत का अमल दखल है, पर ये एक नेगेटिव अमल दखल है। बुनियादी तौर पे हर शख्स का एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है टू ट्रैवल एंड टू ट्रैवल अब्रॉड। अगर कोई बाहर जाना चाहता है, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी आइन के तहत। और मौलाना अबुल अला मौदूदी का फ़ैसला 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तब से ये चल रहा है कि ये फंडामेंटल राइट है टू ट्रैवल अब्रॉड। सही। अब ये फंडामेंटल राइट है, अदालत को तो मैंने ज़मानत दे दी कि मैं आपके पास पेश हुआ करूँगा। अब इशू है कि क्या मैं मुल्क से बाहर जा सकता हूँ कि नहीं, वो मुझे गवर्नमेंट रोकती है। गवर्नमेंट रोकती है तो गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ जा रही है। उसके लेकिन कानून है, क्या करें? ईसीएल का कानून नहीं बना हुआ। ईसीएल का कानून बना हुआ है और ये सब और कानून की जो फंडामेंटल राइट है वो सब्जेक्ट टू लॉ है, लेकिन लॉ होना चाहिए रीज़नेबल और कंडीशन होनी चाहिए रीज़नेबल। अच्छा, आप अनरीज़नेबल कंडीशन ही लगा सकते। मुझे आप मेरे पे आप लगा दें 7 अरब रुपए की कंडीशन इंडेमनिटी बॉन्ड की, तो मुझे तो इनकार ही हो गया ना। ठीक है मुझे तो इनकार ही हो गया ना। सही। तो अच्छा, इसमें मैं पूछ रहा ईसीएल के बारे में जस्ट एक मिनट मैं अर्ज कर दूँ तो रीज़नेबल कंडीशन लगा के किसी पे ईसीएल पे उसको वेव करना ऑन रीज़नेबल कंडीशन, ये तो सरकार के इख्तियार में है। पर अगर अनरीजनेबल लगाएगी कंडीशन तो अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। फिर नून लीग वालों को एतराज़ इस बात पे था, अगर हम वो बॉन्ड जमा करा देते तो इनडायरेक्टली ये एतराफ़ हो जाता कि शायद जो करप्शन की रकम थी हमने तो वापस कर दी और हम पे जो साबित नहीं, ये एतराज़ तो उनका गलत है। हाँ। क्योंकि वो कंडीशनली जमा कराते हैं। हाँ। ऊपर लिखते हैं कि विदाउट प्रेजुडिस टू, वो खुद अपने हाथ से लिख देते सिग्नेचर मैं कर रहा हूँ विदाउट प्रेजुडिस टू लायबिलिटी, और वो कोई मसला नहीं। अच्छा, आप माजी के रिकॉर्ड के देखते हुए मुझे ये बताएं कि इस हलफनामे की क्या अहमियत है? अगर आपका जवाब क्या होगा कि उनका माजी का जो रिकॉर्ड है? हलफनामे की अहमियत वैसे कोई नहीं है। हाँ। पर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ मेरे ख्याल में 8 हफ्ते से पहले वापस आ जाएंगे। पर पहले मैं हलफनामे की हैसियत आपको बता दूँ। हलफनामा जो मियाँ नवाज़ शरीफ का है वो ये कहता है कि जो हलफ और कमिटमेंट शहबाज शरीफ ने ली है वो मैं लेता हूँ, मैं वो परफॉर्म करूँगा। अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़र्ज़ को यही कहा है, बुनियादी तौर पे ये कहा है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं इसको अब उनकी ज़िम्मेदारी वो अदा करना चाहते हैं। लंदन में वो कहते हैं भाई जी चलो वापस, परसों की फ़्लाइट कराई हुई है। भाजी कहते हैं मैं नहीं जाना। अब लंदन के लॉ के तहत, और लंदन का लॉ अप्लाई करेगा पाकिस्तानियों को जो लंदन में रहते हैं, और अपना आइन भी ये कहता है कि वो लॉ अप्लाई करेगा। आप जिस जुरिस्डिक्शन में रहते हो पाकिस्तानी, उस जुरिस्डिक्शन का लॉ आप पे अप्लाई करेगा। अब लंदन का लॉ तो नहीं इजाज़त देता शहबाज शरीफ को कि नवाज़ शरीफ को धक्के मारता, उठा के पकड़ के जहाज़ में बिठा के अगवा करके ले आए। वो अगर नवाज़ शरीफ कहता है मैंने नहीं जाना, भाई जी मैं नहीं जाना, तो भाई जी कहते हैं अच्छा ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते, ज़बरदस्ती तो फंस गए शहबाज शरीफ। अच्छा नहीं, शहबाज शरीफ आके कहेंगे, अगर वो आते हैं तो वो आके कहेंगे कि जी मुझे वहाँ का वो कानून इजाज़त नहीं देता था, मैं कानून तोड़ता, मैं कानून शिक नहीं करता, अगवा करता। अच्छा, हुकूमत ये फैसला चैलेंज कर सकती है, करना चाहिए? ये मैं नहीं मशवरा देना चाहता, ये हुकूमत बता दे, हो सकता है। नहीं, होने को तो हो सकता है। हाँ। चैलेंज तो हो सकता है, पर ये उनको सोचना है, अपनी सियासत उन्होंने करनी है। मैं क्या राय दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मेरे ख्याल में मियाँ साहब सरप्राइज़ कर दे देंगे, 8 हफ्ते से पहले आ जाएंगे। जैसे पहले सरप्राइज़ दिया था मरियम के साथ आके और जेल में। उसकी वजह है, 2 वजूहत है। एक तो अगर नहीं आते हाँ। तो उनकी कन्विक्शन जो है वो पक्की हो जाएगी, अपील उनकी डिसमिस हो जाएगी फॉर नॉट सरेंडरिंग। जो लजीजिया में भी चल रहा है इनका, तो वो ये इनकी पक्की हो जाएगी, वो पक्की हो जाएगी। सो कॉन्विक्ट हो जाएंगे, पक्के ही कॉन्विक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि मरियम यहाँ पे है। अब मरियम के अगर वालिद भी मफरूर हो जाए, 2 भाई मफरूर हैं, उसका मरियम का रिकॉर्ड ख़राब होगा कल को डेफिनेटली। और मरियम की
सेहत की वजह से तो उसको रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलने वाला, फिर भूल जाएंगे। माशाल्लाह वो सेहतमंद है खातून। अगर उन्हें इलाज में तोसी की ज़रूरत पड़ती है एतजाज़ साहब, तो इन्हें क्या दरख्वास्त भी अब अदालत में देनी होगी? अब हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है कि आप हुकूमत से इजाज़त लेनी है, हुकूमत नहीं, को मेरा बताना ख्याल है उसमें अब हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी, हुकूमत एक्सटेंड कर सकती है। अभी फैसला तो अदालत ने दिया है, इजाज़त तो अदालत भाई ने दिया, पर अदालत ने दी है। हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया है कि वो एक्सटेंड कर सकती है। तो उन्हें हुकूमत को ही वो हाँ, देना पड़ेगा, दरख्वास्त देनी पड़ेगी क़याम में तोसी के लिए। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक अरसा खामोश रहे परवेज़ इलाही साहब, फिर हमने देखा कि धरने में उनका बड़ा अहम रोल रहा, आ रहे हैं जा रहे हैं, मौलाना साहब से बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, फिर धरना भी अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। फिर जब ये जो शराइत लगाई जा रही थी ECL से नाम निकालने की, उस पर भी बड़ी तनकीद की उन्होंने। तो आपको कुछ लग रहा है कि गड़बड़ नज़र आ रही है आपको इत्तेहादियों में? फिर हम कहीं ये भी बातें हो रही हैं कि जो मंजूर वट्टू वाला एक सेट हुआ था, जिस तरीके से हुकूमत बदली गई पंजाब में, कि मामला उस तरफ तो नहीं चले जाएंगे? किसी तरफ भी जा सकते हैं, पर और मौलाना ने इसमें एक किरदार अदा ज़रूर किया है। हालांकि अगर आप सच पूछें तो जो मेरी इतला है 3 अज़ला के पठान थे उनके साथ, और आधी तकरीर वो पश्तो में किया करते थे। तो कोई दुनिया सारी को कौम शामिल नहीं हो गई थी धरने में। 10-15 हज़ार पठान लोरालाई से, जो कि ज़ेर असर महमूद खान अचकज़ई है, और DI खान से और बन्नू से वो पठान ले आए और लश्कर बना के, और उनको इजाज़त दी गवर्नमेंट ने आने की। गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ गई ज़रा उस वक्त, मेरा ख्याल है कि इनको पता ही नहीं लगा था कि इस तरह का धरना या कोई मार्च वाकई होने वाली है। अब उन्होंने वो यूनिफॉर्म्स देखी पहने हुए, दस्ते लश्कर के डंडा बरदार। अब कितनी गाड़ियां आई हैं, कितनी गाड़ियां गई हैं जो कि अनरजिस्टर्ड थी, कि उनमें कोई असला था या नहीं था किसी को नहीं पता इन लश्कर का। पर मौलाना बड़े पुरअज़्म अंदाज से आए थे, और फिर आए इस तरह थे कि उन्होंने ऐलान किया था मैं इस्तीफ़ा लेके जाऊंगा। उस वक्त जब कि ना पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, ना नून लीग उनके साथ थी। अकेले वो कहते थे मैं इस्तीफ़ा लेके जाऊंगा, मैं इस्तीफ़ा लेके जाऊंगा। तो वो इस्तीफ़ा तो उनको बहरहाल नहीं मिला। ये तो एक, और मिलना चाहिए भी नहीं था, एक बड़ा अजीब एक रिवायत चल पड़ती है ना, अजीब रिवायत। इस तरह तो 10-15 लाख कौन टिक के हुकूमत कर सकेगा? कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, को फर्ज करो, तो हम तो परेशान ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसे तो कोई भी 20,000 आ गए और वो हमें उठा इस्तीफा लेके जाएंगे, वजीर आजम को उठा के ले जाएंगे। सही। तो ये चीज़ ये होना भी नहीं चाहिए थी। ये सियासी अंदाज से, सियासी अमल से वज़ीर आज़म को आउस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के साथ करना चाहिए, और जो पार्टी चाहती है उसका हक है कि वो कहे कि हम इनको निकालना चाहते हैं, आने देते। लेकिन ये जो मौलाना साहब ने इस साल, और इमरान खान और वो जो अपने मौलाना थे ताहिरुल कादरी, उन्होंने 2014 में जो स्टाइल अपनाया था, ये गलत, ये बिल्कुल गैर आईनी था। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जनरल टायर अब्दुल क़य्यूम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, यकीनन नवाज शरीफ साहब के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि गैर मशरूत तौर पर उन्हें बाहर जाने के लिए इजाज़त मिली है, अपना इलाज अब वो करवाएंगे। एक इंटरम ऑर्डर है, एक आर्जी तौर पर इजाज़त मिली है गैर मशरूत तौर पर। कहा जा रहा है कि वो 6 से 7 महीने लग सकते हैं उनको। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से काफ लीग का भी शुक्रिया अदा किया, MQM का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का,
क्या जनरल साहब अब हम ये उम्मीद करें कि इतना ज़बरदस्त आप लोगों को रिलीफ मिलने के बाद अब नून लीग की जानिब से, सलमान शहबाज की जानिब से या किसी और की जानिब से अब ऐसे ट्वीट्स नहीं आएंगे जो शहबाज शरीफ साहब को गेम चेंजर साबित करने की कोशिश करें और मामलात फिर से ख़राब हों? या बिल्कुल शाजिया, ये बिल्कुल जायज़ बात है। उनको एक इंसानी हमदर्दी के तहत एक अदालत ने जेन्युइनली अलाउ किया है कि वो बाहर जाएं और उसके ऊपर अंडरटेकिंग दी है मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट ने, तो इसको ऑनर किया जाएगा और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और फिर इसको बड़ा फूल प्रूफ है बिकॉज वहाँ के डॉक्टर्स ने और हाई कमिश्नर को भी इन्वॉल्व करना है, तो वो जब सर्टिफाई करेंगे कि यस ये अभी ट्रैवल बैक के काबिल हैं तो वो उस सूरत के अंदर वापस आ जाएंगे। और आई एम श्योर कि फिर वापस आके उनकी पहली तरजीह यही होगी कि अपने जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, गेम चेंजर नहीं है ना, कोर्टों के जरिए ये तासुर खत्म करे ना। देखेंगे हाँ क्या मुझे नहीं समझ आती कि गेम चेंजर क्या मतलब आप क्यों कहती हैं? शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक पूरी एफर्ट की है, उनके लिए अदालतों के अंदर केसेस को परसू किया है, पूरी लीगल टीम को बैक किया है, तो उन्होंने तो बड़ा एक कलीदी रोल अदा किया है ना शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन आपको याद होगा ना जब इस्लामाबाद कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था, उन्हें जमानत दी थी तिब्बी बुनियादों पर, तो सलमान शहबाज की तरफ से ये ट्वीट आया था कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो गेम चेंजर साबित हुए हैं, तो जिस पर बड़ी तनकीद हुई थी, मामलात फिर खराब हुए थे। देखिए ये आज शाजिया देखिए इन ट्वीट्स के ऊपर मेरा ख्याल है इनको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। कल जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब बाहर? देखिए अभी तक तो यही खबर है। अच्छा। मेरे पास ये कंफर्म टाइम नहीं है कि किस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल में कल वो जाएंगे। प्रॉपर इनका इलाज है, शायद वो अब अमेरिका से होगा और वो 6 से 7 महीने अमेरिका में रहेंगे, क्या ये दुरुस्त है? देखिए इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन तो कोर्ट की तरफ से नहीं है ना। उन्होंने कहा जहां भी आप बेहतर समझिए, तो खा वो बरतानिया हो या वो अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, अगर वहां के बरतानिया के डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपकी इस बीमारी की स्पेशलाइजेशन वहाँ है, तो मे बी दे गो टू अमेरिका एंड आई कैन सी कि इंशाल्लाह वो जल्दी वापस आएंगे और शहबाज शरीफ साहब तब तक अपनी बका जब तक मुकम्मल इलाज नहीं हो जाता, ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। देखिए शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तो जब ये मुतमईन हो जाते हैं तो ये वापस आ जाएंगे ना, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर भी एक लीगल आपकी लीगल बैटल भी है प्लस पॉलिटिकल एक कोशिश भी है। मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए उनका एक रोल है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। ये बात तो दुरुस्त है ना कि हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर शक नहीं किया और बिल्कुल एक उन्होंने भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाज़त दी थी बाहर जाने की, लेकिन जो इंडैमनिटी बॉन्ड्स का फैसला था वो अब तो वुज़रा खुलकर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के माजी को देखते हुए ये हुकूमत को शर्त लगानी पड़ी थी। नीयत पर तो आप लोगों को कोई शक नहीं था ना? नहीं, देखो नीयत पे बहुत ज्यादा शक था। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर इनकी नीयत पे शक न होता, शाजिया ट्रस्ट मी कि जब मियां साहब अडयाला जेल में थे तो डॉक्टर्स इनके हार्ट स्पेशलिस्ट उसी वक्त कह रहे थे कि ही शुड बी इन दी हॉस्पिटल कार्डियक, जो हमारा हॉस्पिटल है रावलपिंडी वाला। इसके बाद वहां भी जाके इनकी हमदर्दी का तो यही आलम था ना कि प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में पूरी दुनिया के सामने थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने कहा मैं जाके तो सॉर्ट आउट करूंगा, टीवी ले लूंगा या फ्रिज ले लूंगा और एसी नहीं लगाने दूंगा। देखे ना, इतने बड़े ओहदे थे, इतनी छोटी बात तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक ये क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब की, आपको याद होगा कि जब ये बाहर भी गए थे परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे, तो नवाज शरीफ साहब ने एक अटेम्प्ट की थी वापस आने की और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से उनको उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, उस वक्त अदालतें भी आजाद नहीं थी। और नंबर 2, फिर जब ये उनको कन्विक्शन हुई तो उनकी बेगम जो थी वो जिंदगी बहुत की कश्मकश में थी, तो बेटी को भी साथ लेके वरना मरियम रुक सकती थी वहां कि चले जी उसका उनको ये बात बिल्कुल तय है कि अगर इलाज मुकम्मल हो जाता है, सेहतमंद हो जाते हैं, जो हम सबकी दुआ है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हो, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, वो बिल्कुल आप ये हतमी फैसला है वापस आएंगे। क्योंकि ये बात तो जहन में रखनी होगी कि अल-अज़ीज़िया में उनको सज़ा हुई हुई है, वो सज़ा ही काट रहे थे, तो वापस आने के बाद डायरेक्ट उनको सज़ा काटने के लिए जेल में जाना होगा, जो आप लोग नहीं समझते कि इतनी बीमारी काटने के बाद यकीनन एक बार फिर से मुश्किल होगा। देखिए वो जो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे उसके मुताबिक होगा, बट आई कैन टेल यू कि आप ये देखें कि यहाँ मुल्क का जो भी प्राइम मिनिस्टर अगर उनका पॉलिटिकल राइवल है तो वो तो चाहेगा यार फौरन ये बाहर जाएं और इसके बाद ये कभी भी वापस ना आए।
वो क्यों चाहेंगे नवाज शरीफ साहब? पहली बात तो ये है कि ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, ही वाज नॉट विलिंग टू गो अब्रॉड। ये सवाल मैं आप लोगों से आज पूछना चाहती हूँ। जब नवाज शरीफ साहब को उनके ओहदे से 2017 में हटाया गया तो एक गर्दान शुरू हुई, मुझे क्यों निकाला, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक चले यही नारा लगाते मुझे क्यों निकाला। लेकिन अगर आज आप लोग देखें तो यही अदालतें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी दे रही हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी को हमेशा एक शिकायत रही है कि हमेशा नून लीग को रिलीफ मिलता रहा है। तो आप नहीं समझते कि अब हमारी सियासत से सियासतदानों का ये वतीरा खत्म हो जाना चाहिए कि जब फैसले हक में आ जाएं तो बिल्कुल मीठा मीठा हप हप, और गलत फैसला उनके खिलाफ फैसला आ जाए तो कड़वे की तरह थू थू कर दें और तनकीद शुरू कर दें। ये वतीरा अब खत्म होना चाहिए जनरल साहब, यहीं से रिलीफ भी मिल रहा है आप लोगों को। देखें शाजिया, इसमें जो नोट करने वाली बात है ना वो ये है कि क्या नवाज शरीफ ने किसी भी कोर्ट के फैसले को मानने से इनकारी हुए या बगावत कर दी? हर फैसले को माना यही जरूरी होता है, लेकिन फैसले के ऊपर आपके जो व्यूज हैं हर कंट्री मैन के, जरूरी नहीं कि जो कन्विक्ट है उसके हों, बाकी लोग भी इंडिपेंडेंट लोग व्यूज दे सकते हैं। उनसे जब उनको एक ओहदे से हटाया गया विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, पनामा से केस शुरू हुआ, कामा पे आके और कहा कि ओके प्राइम मिनिस्टरशिप से भी हट जाए, फिर वो डे टू डे हियरिंग होती रही, तो उसके ऊपर वो मोतरिज थे कि मेरे साथ ये, और जबकि दूसरे लोग जो दूसरी पार्टीज के अंदर थे उनको उनके साथ कुछ भी नहीं। तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था इसके ऊपर वो बोले। आज अगर अदालतों ने ये इजाजत दी है तो अदालतें भी जो हैं वो इंसाफ करती हैं, उनको ये पता है कि इनकी जान के साथ कुछ भी हो सकता है, देयरफॉर फॉर लाइफ सेविंग पर्पसेस जिसकी गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है, ये बाहर भेज रहे हैं और बाहर भेज के उसकी गारंटी ली है जो एक लीगल डॉक्यूमेंट, और वो वापस आ जाए। मुस्लिम के रहनुमा सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की मुआशी शहरक और 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर की जिम्मेदारी उठाने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि 11 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की करता धरता जमात है। कराची की सियासत पर पिछले 10 सालों से MQM भी काबिज थी, लेकिन अब अवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया है, जो कि इस वक्त वफाक में हुकूमत संभाले हुए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहर कायद में रोज़ाना 16,000 टन से ज़ायद कचरा उठाने की जिम्मेदारी लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। शहर भर में जगह जगह कचरे के बड़े अंबार, बल्दियाती, सूबाई और वफाकी इदारों की कारकर्दगी पर यकीनन एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से कराची को दुनिया का 5वां गंदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है। कराची से कचरा उठाने के हवाले से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग बड़े बड़े दावे करते भी नजर आए, लेकिन हमें कहीं प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और नजर आई, हमें अमली इक़दाम होते हमें नजर नहीं आए। सिर्फ गुज़श्ता चंद सालों का ही अगर जायजा लें तो 3 सालों में तकरीबन 8 मरतबा कचरे के खिलाफ मुहिम चलाई गई। सिर्फ 3 सालों में अरबों रुपए कचरा उठाने के नाम पर खर्च हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और अगर सिर्फ कुछ निकला तो मजीद कचरे की सूरत में ही कराची को देखा गया। मेयर कराची वसीम अख्तर इख्तियारात और फंड्स ना होने का जवाब देते हैं और फिर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, अपने कंधों से जिम्मेदारी उतार देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं जी वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी साहब, जिन्होंने कराची में कचरा उठाने का बेड़ा उठाया था, ताहम वो भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बाद शहर से गायब हो गए। अली जैदी के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी ने 2 हफ्तों में ये काम करने का बेड़ा उठाया, लेकिन अभी भी कराची में जगह जगह मौजूद कचरे के ढेर यकीनन इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। जबकि ये भी इत्तलात है कि सितंबर से
21 अक्टूबर तक सिंध हुकूमत ने कराची के लिए की सफाई मुहिम के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए। इसके बावजूद सिंध हुकूमत इसमें भी नाकाम रही, जबकि वफाकी वजीर अली जैदी ने जो सफाई मुहिम शुरू की थी, जिसके लिए मुख्तलिफ इदारों ने करोड़ों रुपए दिए, जारी किए, लेकिन उनको भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जबकि इससे पहले वजीर आला सिंध के बराह रास्त मातहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत गैर मुल्की कंपनियों को कराची के 4 डिस्ट्रिक्ट की सफाई का ठेका भी दिया गया था, जिसके मुताबिक हुकूमत सिंध इन कंपनियों को फी टन कचरा 17 अमरीकी डॉलर अदायगी करेगी और गुज़श्ता 4 सालों में इन कंपनियों को अरबों रुपए की अदायगी भी की जा चुकी है। लेकिन हुआ यह है कि इन कंपनियों की ताहाल मतलूबा मशीनरी ही बताया जाता है कि यही पाकिस्तान नहीं लाई जा सकी है। काम कचरा उठाने का उन कंपनियों की मदद से शुरू हो ही नहीं पाया है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक न सिर्फ इन कंपनियों ने घर घर से कचरा उठाना था, बल्कि छोटी बड़ी तमाम सड़कों की सफाई और धुलाई भी उनकी जिम्मेदारी थी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कचरे को ठिकाने लगाने के लिए जदीद तरीक़ेकार नहीं अपनाए गए, जबकि अब तो माहिरीन भी ये कहने लग गए हैं कि अगर कचरे के ढेर ऐसे ही कराची में लगे रहे, इसका खात्मा नहीं हुआ, तो इसके नतीजे में आइंदा आने वाले जो चंद साल हैं उनमें कराची में जो ज़ेर ज़मीन पानी है इसके जहरीला होने का खदशा है। कराची का कचरा कौन उठाने की जिम्मेदारी लेगा, कौन इसको पाया तकमील तक पहुंचाएगा? दावा तो हर कोई करता है, लेकिन इसको अंजाम तक कोई नहीं पहुंचाता। इस पर मैं बात करूंगी। आदिल जवाद नुमाइंदा खुसूसी वो है मेरे साथ, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आजिज़ धामरा साहब। आपकी तरफ मैं आती हूँ। आदिल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बड़ी एक उम्मीद पैदा हुई थी वफाकी वजीर अली जैदी की, जो एक कराची की एक नई मुहिम थी सफाई के हवाले से, अब होगा साफ कराची के नाम से। एक सबको उम्मीद पैदा हुई थी कि जो कराची में कचरे के जगह जगह ढेर लगे नजर आते हैं, अब उन्होंने एक जो बेड़ा उठा लिया है, शायद वो किसी अंजाम तक पहुंच जाए और हम भी कराची को कभी साफ देखें। क्या वजह हुई कि वो सारे काम धरे के धरे रह गए, बीच में रह गए? बहुत से मुखैर हजरात ने भी उनको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। लोग कह रहे थे कि वॉलंटरी भी काम करने को तैयार थे। ऐसा क्या हुआ कि सब काम बीच में ही रह गए? देखिए जी, अली जैदी साहब पहले आदमी नहीं है जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था तहरीक इंसाफ की जानिब से। इससे पहले जो है तहरीक इंसाफ के एक और MNA हैं, उन्होंने भी ये बेड़ा उठाया। लेकिन अली जैदी साहब को इस वजह से शोहरत मिली कि उन्होंने बहुत सारे इदारों से, जैसे के इलेक्ट्रिक और बहुत सारे मुखैर हजरात ने उनकी इस सफाई मुहिम में उनका साथ देने का फैसला किया और उन्हें काफ़ी करोड़ों रुपए के फंड्स भी जारी हुए। लेकिन मसला कराची का कचरे का मसला इतना आसान और इतना सीधा नहीं है कि उसे 2 हफ्तों या 3 हफ्तों या 1 महीने की मुहिम में ख़त्म कर दिया जाए। कराची रोज़ाना 16,000 टन से ज़्यादा कचरा पैदा करता है, और ये कचरा जो है ये दुनिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक साइंस का दर्जा हासिल कर चुकी है। और दुनिया में कचरे को सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसी कचरे से बिजली पैदा की जा सकती है, इसी कचरे से बायोगैस पैदा की जाती है। यही कचरा जो है रिसाइकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स होता है, क्योंकि इसके ज़रिए आप रिसाइकल चीज़ें जमा की जा सकती हैं। लेकिन हमारी कराची का मसला ये कि कराची में शायद कराची की ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं, और चूंकि एक जो कराची की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है वो हब डैम के करीब है, जो कि कराची को पानी फराहम करने का एक बड़ा जरिया है। अब ये भी खदशा है कि अगर चंद सालों तक ये सिलसिला जारी रहा तो हब डैम का पानी भी जहरीला हो सकता है। जो माहिरीन बात अब इस सिलसिले में अच्छा जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा यही माहिरीन भी तो बात कर रहे हैं ना कि अगर आइंदा आने वाले चंद सालों में कचरा साफ नहीं होगा तो जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी जहरीला हो सकता है। आजिज़ धामरा साहब, ये एक ऐसा मसला है आजिज़ धामरा साहब जिस पर बिल्कुल भी सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची साफ होगा, आप लोगों के लिए भी होगा, तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी होगा, MQM वालों के लिए भी होगा, सबके लिए ज़ाहिर आसानियाँ पैदा होंगी। आखिर क्या वजह है, जब भी कोई आता है बड़े बड़े दावे करता है, कराची साफ करने की मुहिम का आगाज़ तो बड़े ज़ोर शोर से होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद देखते हैं कराची में कचरा भी वैसे होता है, गंदगी के ढेर भी वैसे लगे हुए होते हैं, बस हर कोई आता है दावे करके चले जाता है। ये जैदी साहब की मुहिम क्यों नहीं कामयाब हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आपसे मैं बिल्कुल इत्फाक करता हूँ
कि इस मामले पे सियासत नहीं करनी चाहिए हमें। बिल्कुल ये पीपुल्स पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ था, जो भी आपने कहा। और दूसरी बात आपने कही कि कराची साफ होगा तो एमक्यूएम का भी फायदा है, पीपुल्स पार्टी का और पीटीआई का। मैं इससे भी आगे बढ़ के कहना चाह रहा हूं कि कराची जब साफ होगा तो गली मोहल्ले में रहने वाले उस आम जो इंसान रहते हैं उन सब का भला होगा, जो मेरे ख्याल में तीनों पार्टियों से अगर ताल्लुक ना भी रखते हो उन सब का भला होगा। और जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं जो गंदगी को क्रॉस करके अपने स्कूलों में जाते हैं, शायद सबसे बड़ा फायदा आने वाली सिंध को हो, कराची को हो। हाँ। दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो इशू है कराची की सफाई का, 3 कैटेगरी में पाकिस्तान में हुकूमतें हैं आईनी तौर पर, एक फेडरल गवर्नमेंट, एक सूबाई गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट की जो है हमारी। अच्छा, जो मेन इशू है कराची की गली मोहल्ले को साफ करने वाला, वो है लोकल गवर्नमेंट की। और उसमें फिर इल्जाम लगता है पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर कि सूबाई हुकूमत जो है वो ताउन नहीं कर रही है, फाइनेंशियली ताउन नहीं कर रही है। मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड ये बता रहा हूं और बड़ी रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये बता रहा हूं कि जो ओजेटी शेयर है, जो डीएमसी का शेयर है, वो उनको मिलता है। और केएमसी कराची को 500 मिलियन जो है 50 करोड़ रुपए एडिशनल ग्रांट भी मिलती रही है। तो इशू ये है कि आपको ओजेटी फंड मिलने के बाद जो 500 मिलियन खुसूसी एड मिल रही है वो कहां पे इस्तेमाल हो रही है। जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि जनाब आप तो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं या सियासत करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी बीच में आ गई कि भाई कराची सबका है और उसको साफ करना चाहिए। उसमें फिर सूबाई गवर्नमेंट भी आई और स्पेशली तमाम डीएमसीज के साथ मीटिंग हुई, जिसमें डीएमसीज के चेयरमैन ने तारीफ की थी उस वक्त के लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर सईद गनी की और सूबाई गवर्नमेंट की, और खुसूसी डिप्टी कमिश्नर्स को पैसे दिए गए ताकि कराची को साफ किया जाए। हाँ। देखिए, कराची साफ करना तीनों सूबाई गवर्नमेंटों की रिस्पांसिबिलिटी जरूर है, इंतजामी तौर पर जरूर है, मगर ये कलेक्टिव विजडम है, ये आपका भी जिम्मा है, मेरा भी है। अभी जो बिल्कुल करंट जो मसला है वो ये है कि जो इतना ज़्यादा कचरा है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इतना सीधा काम नहीं है। इसके लिए यकीनन भारी भरकम मशीनरी की ज़रूरत है। जो गैर मुल्की कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए आजिज धामरा साहब बराह रास्त मातहत है जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सरकार के, सिंध हुकूमत के, वो जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए कि 17 अमरीकी डॉलर फी टन कचरा उठाने के दिए जाएंगे, क्या ये दुरुस्त नहीं कि पिछले 4 सालों में वो अदायगियां भी होती रही हैं, लेकिन जिन मशीनों के जरिए कचरा उठाया जाना था वो मशीनरी पाकिस्तान नहीं आ सकी अभी तक? देखें, अभी जो एक मुहिम चली थी जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद लुक आफ्टर किया, और आपने देखा कि वो गली में, मोहल्लों में, रोडों पे खड़े रहे। उन्होंने खुद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ये बात कही है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन सिंध गवर्नमेंट और इस कंपनी के दरमियान, उसका भी उन्होंने बात परस की है उनसे कि सूबाई गवर्नमेंट ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया है और फिर लोकल बॉडीज से को भी जो है ना वो फाइनेंस की है और अपने डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू भी फाइनेंस की है। तो सूबाई गवर्नमेंट ने अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो जरूर पूरी की। आपने अली जैदी की बात की, उन्होंने नाले साफ करवाए वफाकी इदारों से, वो कचरा नाले साफ ठीक है हुए, मगर वो कचरा फिर डंप हुआ उनके किनारों पे। फिर सूबाई गवर्नमेंट एक्टिव हुई, वो कचरा उठा और कोई आपको एक फेस नजर आया कराची के अंदर। मगर जो लोकल बॉडी की जो गवर्नमेंट है वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उनको जो फाइनेंस मिलती रही है सूबे की या उनकी अपनी जो फाइनेंस है उनकी यूटिलाइज डेली बेसिस पे जब तक नहीं होगी, और मैं यहाँ पर ब्लेम नहीं करना चाहता लोकल बॉडी चाहिए ना उनसे जवाब लें, जिस तरह आप बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं करना चाहिए, मगर मुझे और आपको हम सबको काम करना पड़ेगा। जी आदिल, आप कुछ पूछ रहे हैं? धामरा साहब, सूरत हाल ये है कि कराची के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें साउथ, ईस्ट, मलीर और वेस्ट, इन 4 डिस्ट्रिक्ट से कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है, और जो उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट का उसके लिए 2 चीनी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं और उन्होंने ये उठाना है और उन्होंने ही इसको धोना है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं इनका कोई अमल दखल नहीं है, जबकि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़रूर अभी तक ये ठेके नहीं दिए गए। एक तो पहली बात है कि जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 5 साल पहले बना 2014 में, उसके बाद अब तक उसका जो बुनियादी काम था, उन्होंने कचरे से बिजली पैदा करने का भी मंसूबा उसके
कामों में, उसके अगराज़ व मकासद में शामिल था, बायोगैस का भी था, लैंडफिल साइट्स को जदीद तरीन बुनियादों पे करना था। अब तक के आप कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आप कचरा उठाने का निज़ाम ही वज़ा नहीं कर सके हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट की बेसिक जिम्मेदारी थी। और सिंध गवर्नमेंट ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया ही इसलिए था। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आला सिंध बराह रास्त का काम है। धामरा साहब, इस इदारे को तो अपना काम करना चाहिए, फिर जो मुख्तलिफ लोग आकर इस जिम्मेदारी को उठाते, तो सवाल बाद में होगा। आखिरी सवाल का जरा जवाब दे दे आदिल, आप आखिरी सवाल का जवाब दे दे। जो अली जैदी साहब ने एक जो ये जिम्मेदारी उठाई थी, क्या ये उनकी तरफ से काम बिल्कुल रुका हुआ है? जी, अली जैदी साहब तो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए उन्होंने एक वो आवाज़ लगाई थी और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में मुमकिन नहीं है, और उसके बाद अली जैदी साहब तो पिछले काफ़ी टाइम से कराची में मौजूद ही नहीं है। तो उनकी तरफ से जो सफाई मुहिम शुरू की गई थी उसका तो कुछ पता नहीं क्या है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अलबत्ता उसके जवाब में 21 अक्टूबर तक एक मुहिम 1 महीने की चली थी, जिसमें तमाम डीसीज़ को, डिप्टी कमिश्नर्स को 5 करोड़ रुपए दिए गए थे हर ज़िले के। लेकिन वो 5 करोड़ रुपए किस मद में दिए गए थे? उनके पास ना अमला है, ना उनके पास मशीनरी है, ना उनके पास कोई और तरीक़ाकार है। तो वो कैसे डिप्टी कमिश्नर उस पैसे को कहाँ खर्च किया उन्होंने, इसका कोई किसी के पास कोई वो नहीं है। ठीक है जी। धामरा साहब, लास्ट कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये आम एक कहावत बन गई है कि पैसे अगर सिंध गवर्नमेंट ने दिए तो लुक आफ्टर भी उसी तरीके से हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब खुद थे और काम हो रहा था, और आप ही के तमाम चैनल्स पे ये दिखाया गया कि जी जनाब काम हो रहा है। अभी आप पूछेंगे कि उन 5 करोड़ का क्या हुआ, कहां खर्चा किएगा, आपको पूछने का पूरा हक है। और जहां तक चाइनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, ये सूबाई गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नहीं किया था, वहां की डीएमसीज की काउंसिल ने करारदादें मंजूर की थी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड हुआ था उनको, इसलिए ये डायरेक्ट सूबाई हुकूमत का मामला भी नहीं था। मगर कराची के अवाम जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कतई नजर इस बात से कि मैं कहूं कि रिस्पांसिबिलिटी इसकी है या उसकी है, मगर जो सूबे की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो पैसे दे रहे हैं। चलो, अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में अगर उस कंपनी ने काम नहीं किया तो बाकी जो 2 डिस्ट्रिक्ट रहती हैं, क्या उसमें काम बेहतर हुआ और वो बिल्कुल नीट क्लीन है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं है। तो कराची का इशू यह है कि मैंने कहा कि यहां पर तीनों गवर्नमेंट्स को काम करना है, जो आपने कहा अली जैदी ने कि यहां पर हम काम करेंगे मुस्तकिल तौर पर। आपके प्रोग्राम में भी जवाब मिला कि वो 2 हफ्तों के लिए फोटो सेशन के लिए आए और चले गए। वो जो नाले का गंद था, यही तो बात है, जो भी आएगा दावे करेगा चले जाएगा। सवाल आप लोगों से होगा, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत है, पिछले 10 सालों से आप लोग ही यहाँ पर जो है ना वो हुकूमत चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आजिज धामरा, हमारे नुमाइंदा खुसूसी आदिल जवाद हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहादी जो हैं चौधरी बरादरान एक बार फिर से जो सियासी मैदान है इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का धरना ख़त्म करवाने में भी चौधरी बरादरान हमें पेश नज़र आए रोज़ मुलाकातें करते नज़र आए, जबकि हुकूमत की तरफ से मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की गैर मशरूत इजाज़त ना देने पर भी हुकूमत पर तनकीद भी हुई। चौधरी बरादरान की तरफ से उन्हें ख़बरदार करते भी नज़र आए और कहा गया कि इन्हें गैर मशरूत तौर पर इजाज़त दे देनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने भी चौधरी बरादरान का खुलकर शुक्रिया अदा किया, जबकि अब हर तरफ ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जो है शायद किसी नए इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि काफ लीग की हुकूमत के इत्तेहादी होने की पुरानी जो एक पोजीशन थी शायद वो अब बरकरार नहीं रही, जिस तासुर को अगर जो चौधरी परवेज इलाही ने रद्द किया और ये कहते नजर आए। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। सवाल ये है कि क्या पंजाब में भी 90 की दिहाई की जो एक सूरत हाल थी, जो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या ये दोहराई जा सकती है जब IGI के वज़ीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई की बज़ाहिर मजबूत हुकूमत को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौजूदगी में उस वक्त के स्पीकर मंजूर वट्टू ने रातों रात लोटे अरकान की मदद से जब ख़त्म करवा दिया था और ख़ुद वज़ीर आला पंजाब बन गए थे, जिसमें उन्हें हामिद नासिर चट्टा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तौर पर उन्हें सपोर्ट हासिल थी, हिमायत हासिल थी। और अगर आज भी ऐसी कोई सियासी सूरत हाल बनती है, आज भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, तो यकीनन इसमें सबसे जो बड़ा नुमाया एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो चौधरी बरादरान का होगा। सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी ऐसी किसी सूरत हाल से दो चार होती है
तो क्या जो इमरान खान हैं ये अपने वसीम अकरम प्लस को बचा पाएंगे? अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ जाती है। बावजूद इसके कि चौधरी परवेज़ इलाही तमाम जो बातें हैं, जो अफवाहें हैं, उनको रद्द करते नज़र आए हैं। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।